चलो, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेंड, वाट आर दोज? मतलब दोनों में डिफरेंस देख चुके होगे कि क्या दोनों में अंतर है ना। विजिट ए नियर बाय और ए स्लम एरिया एंड राइट डाउन ए केस स्टडी ऑफ ए बॉय एंड ए गर्ल of your age facing the same condition of विलास एंड सकाल। बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, बिहार में तो खैर नहीं, बाहर के स्कूल में तो इस तरह का केस स्टडी जो सही में दिया हुआ है एक्टिविटी करने के लिए, वो गांव में ले जाके तुमको बोलता कि इस तरह का केस स्टडी एक बनाओ। ठीक है। In the two case study, we saw Sakal went to school and Vilas didn't go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked of means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in the private firm while Vilas continued with the same work as the mother. He earned a meagre income like his mother to support a family. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced the total productivity. Total productivity add to the growth of the economy. तो यही चीज बता रहा है इसमें कि जैसा कि आप लोग देखें कि सकाल जो था वो हायर एजुकेशन ग्रहण किया, तो हायर एजुकेशन ग्रहण करने के बाद जॉब में भी प्रोडक्टिविटी आ जाता है। प्रोडक्टिविटी मतलब कहने का क्या मतलब है, मान लो कि मछली बेचने का ही वो अगर धंधा करता, तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो दूसरा तरह का बिजनेस करेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम जो उसकी मदर कर रही है वही टाइप से करेगा, तो प्रोडक्टिविटी एजुकेशन के थ्रू ही आ सकता है। और जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो बीमार भी कम पड़ता है, उसको डॉक्टर भी बार बार जाना नहीं पड़ता है। और जो ये विलास है, इसको बार बार अर्थराइटिस का बीमारी है, डॉक्टर फिजिकली फिट भी नहीं है। तो पढ़ना जिंदगी में बहुत जरूरी है। समझ गया ना यहाँ तक? individual through salary or in the same some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in early part of his life. He spent his life selling fish like his mother, henceforth the draw the same salary of unskilled laborer as his mother। मतलब क्या है कि वो जो विलास है वो तो पढ़ नहीं पाया, एजुकेशन के थ्रू अपना जो प्रोफेशन है उसमें वैल्यू एडिशन तो कुछ किया नहीं, तो उसको सैलरी भी उतना ही वो उसका दुकान का प्रॉफिट हो पाएगा जितना उसकी मदर कमाती थी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपुल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल। मतलब देखिए क्या बता रहा है ना, जैसे एक्चुअल में चैप्टर का नाम है पीपुल एज ए रिसोर्स है ना, तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जैसे जनसंख्या है, पॉपुलेशन हमारा है मैन वुमेन का, भारत का जनसंख्या 135 करोड़ है। इसमें दो ही सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर और मेडिकल केयर में। एजुकेशन सेक्टर में कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, बढ़िया बढ़िया आईआईटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंटिस्ट बनने का ये सब कॉलेज खुलने चाहिए। और मेडिकल केयर में बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हो सबको। अब देखिए, अब जो फीसे बेचने का काम कर रहा था, अगर वो उसको बीमारी नहीं रहता, तो मान लो कि उसको कभी दर्द हो जाता होगा तो नहीं हो जाता होगा बेचने। तो दो चीज में अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो हाई रेट ऑफ रिटर्न आएगा। समझ गए? जैसे कि हम लोग जमीन खरीदते हैं और पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न आता है। समझ गए ना? ये चीज बता रहा है। स्किल कोई सेक्टर नहीं होता है, स्किल किसी काम में हुनर हासिल करना को बोलते हैं। जैसे कि हम पढ़ाने में है तो ये मेरा स्किल है, कोई अगर रेडियो टेप बना रहा है तो उसमें उसका स्किल है, कोई मोटरसाइकिल बना रहा है, कोई
डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरी में स्किल है, वो स्किल है। समझ गए, स्किल कोई सेक्टर नहीं है, स्किल में सारा सेक्टर आ जाता है। तो स्किल डेवलपमेंट भी एजुकेशन के अंदर ही आएगा। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earning and greater contribution to the society। मतलब क्या बोल रहा है कि अपने बच्चों में सबसे ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि वो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सके। और सोसाइटी को भी, मतलब कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो उसको सोसाइटी को भी, अपने समाज को भी फायदा पहुंचाता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ दियर चाइल्ड। मतलब जिसके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों के शिक्षा पे ज्यादा खर्च करते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देम सेल्फ। समझ गए, वो जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। देयर आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और वो जो पढ़े लिखे माता पिता पेरेंट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन, मतलब उसका बच्चा को क्या पौष्टिक आहार चाहिए, हाइजीन साफ सफाई के लेकर भी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। समझ गए। A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a viscous cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged state। मतलब देखिए, हम लोग को फोकस कॉन्ट्रास्ट बोल रहा है कि उस पर करना है कॉन्ट्रास्ट, जहां जिसके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा पे खर्चा करना नहीं चाहते, गंदगी में रहते हैं, बच्चों को रखते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नहीं तो समाज में डिफरेंसेस पैदा होता ही रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। Country like Japan has invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed rich। मतलब जापान ने अपना एजुकेशन में, हेल्थ में खर्चा किया, उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है इंडिया टाइप का कि सोना का खान, ये खान, कोयला खान, रिच। और वो रिच कंट्री है। दे import the natural resource needed in their country। how did they become rich and develop? They have invested on people, especially in the field of education and health। जापान एजुकेशन और हेल्थ में ज्यादा इन्वेस्ट किया। these people have made different use of other resources like land and capital। मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर अनपढ़ आदमी को दे दीजिएगा 1,000 रुपया तो उसको दूसरा चीज में यूज करेगा। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी को दीजिएगा वो पैसा तो उसको दूसरा चीज में यूज करेगा। वही जापान का आदमी उसको अच्छा से यूज कर रहा है। इफिशियंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपुल हैव मेड देयर। मतलब क्या है, वहाँ का आदमी जापान का टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, इस कारण वो रिच बना हुआ है। समझ गया ना। अगला आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activity। We saw that Vilas sold fish and Sakal go a job in the farm। The various activities have been classified in three main sectors, that is the primary, secondary, and tertiary sector। Primary sector include agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining, and quarrying। Manufacturing is included in the secondary sector। Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, service, insurance, etc. included in tertiary sector। तो देखिए एक्चुअल में क्या बता रहा है ना, कि जो हम लोग जॉब जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। जॉब क्या है, तीन प्रकार का होता है। एक क्या बता रहा है, प्राइमरी। दूसरा क्या बता रहा है, सेकेंडरी। ठीक है, तीसरा क्या बता रहा है, टर्सियरी। समझ गया ना, टर्सियरी बता रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज आ रहा है ना। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ रहा है, प्राइमरी में आ रहा है आपका एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ वेड़ उगाना, एनिमल हस्बेंड्री,
ये सब गाय भैंस पालना, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म मुर्गी उर्गी का फार्म खोलना, माइनिंग हो गया। माइनिंग क्या है, खुदा रहा है मिट्टी इट्टी उस तरह का चीज। क्वायरिंग नहीं पता चल रहा है, इसको गूगल पे सर्च करना क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी में एक ही चीज है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ रहे हो, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करके उसमें से सामान बनाना, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। बिस्किट का फैक्ट्री, छड़ का फैक्ट्री, सीमेंट का फैक्ट्री, कोई भी चीज का फैक्ट्री, कपड़ा का फैक्ट्री, जूता का फैक्ट्री, लैपटॉप का फैक्ट्री, उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलेंगे। और टर्शियरी में एक्चुअल में सर्विस सेक्टर आएगा। सर्विस सेक्टर में क्या क्या है भाई, सर्विस सेक्टर में क्या क्या है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, खरीद बिक्री करने का बिजनेस, कम्युनिकेशन का बिजनेस, बैंकिंग का, एजुकेशन, ये कोचिंग स्कूल जो चल रहा है, हेल्थ का, टूरिज्म का, सर्विस, ये सब किस में आ गया, टर्शियरी सेक्टर में आ गया। और वो भी लग रहा है कि वो गड्ढा ढक फॉर्म में काम करने का, माइनिंग वाइनिंग से ही रिलेटेड है। तो तीन चीज याद रखना है कि तीन प्रकार का सेक्टर होता है जॉब में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर एक्चुअल में एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड सब चीज होगा। अब जो खेती बाड़ी करता है वही तो गाय भैंस भी पालेगा, बकरी भी पालेगा, मुर्गी भी पालेगा, समझ गया ना। मैन्युफैक्चरिंग में हो गया कि फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा। और ये सर्विस सेक्टर में हो गया, टर्शियरी सेक्टर में हो गया कि अब कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो गया, बैंक है, ये सब, ये टीचर है, ये सब क्या हो गया, ये सब टर्शियरी सेक्टर में हो गया, समझे ना। These activity add value to the national income. These activity are called इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ये सब जितना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में जितना भी एग्जाम्पल दिए इन्हीं सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव टू पार्ट, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब उस दिन हम लोग तुम पूछे थे कि मार्केट एक्टिविटी क्या होता है और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है। तो जिसमें रेमुनरेशन मिले, समझ गए ना, जिसमें पैसा मिले वो मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व रेमुनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म इट। जो आदमी काम करता है उसको अगर पैसा मिले तो वो मार्केट एक्टिविटी। दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, मतलब कुछ फायदा के लिए हो तो मार्केट एक्टिविटी। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या है, किसी भी सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना वो क्या कहलाता है, मार्केट एक्टिविटी कहलाता है। और नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब खेती करोगे खुद के खाने के लिए तो नॉन मार्केट एक्टिविटी, समझ गए ना। बकरी पालोगे खुद का खाने के लिए, दूध पीने के लिए, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी। बेचने के लिए करो तो मार्केट एक्टिविटी, समझ गए ना। देखिए क्या हो रहा है ये ऊपर में दिख रहा है ना खेत वाला किसान, ये प्राइमरी सेक्टर। ये बीच में फैक्ट्री दिख रहा है, सेकेंडरी। ये देखिए फैक्ट्री से माल बना और इसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जहाज और एरोप्लेन के माध्यम से ये माल है दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर। समझ गया ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। वो आज नहीं पढ़ेगी क्या जी, करिश्मा को आज नहीं पढ़ना है। उसको पता नहीं है सर है से क्लास होगा। मतलब क्या बता रहा था, और नॉन मार्केट एक्टिविटी में उस सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो होगा प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब एक्चुअल में क्या बता रहा है ना कि जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या था, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, ये सब अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाए तो वो भाई नॉन मार्केट एक्टिविटी में आएगा ही, ठीक है। एक्टिविटी दिया हुआ है, विजिट विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर योर residential area and note down the various activities undertaken by the people of that village or colony. If this is not possible, ask your neighbors what is their profession, in which of
थ्री सेक्टर्स विच यू कैटेगराइज दिस वर्क। मतलब बोल रहा है कि अपने आसपास के एरिया में जाओ, देखो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन आदमी काम कर रहा है, अपने आसपास में पूछो कौन क्या करता है, उसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड करो। ठीक है, तो ये सब करना नहीं है, समझना है। Due to historical and cultural reason, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the field. मतलब एक्चुअल में क्या है कि हम लोग क्या है, ऐसा समझा जाता है कि जो महिला है वो घर का काम करेगी और पुरुष क्या करेंगे, फील्ड में बाहर का काम। सकाल मदर शीला कुक फूड, सकाल की जो मदर है शीला वो खाना बनाती है, समझ गए ना। क्लीन यूटेंसिल्स, वाश क्लॉथ, ये सब घर का जो काम होता है, समझ गए ना, हाउस को साफ करना, कपड़ा साफ करना, वो सब काम करती हैं। सकाल फादर बुट्टा कल्टीवेटेड द फील्ड। कल्टीवेटेड मतलब जो सकाल के फादर है बुट्टा, वो क्या करते हैं, खेत में खेती करते हैं, मतलब धान ये सब रोपते हैं, और उसको क्या करते हैं, सेल ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, अर्न मनी फॉर द फैमिली। और उस जो खेती में जो सामान रोपता है उसको फिर काटने के बाद बेचता है बाजार में, उससे पैसा कमा के लाता है। ठीक है। शीला के यहाँ का देखिए, विलास के यहाँ क्या, शीला इज नॉट पेड फॉर। देखिए अब यहीं पे देख लीजिए, सकाल की मदर का नाम शीला है, वो घर का खाना बना रही है, कपड़ा साफ कर रही है, लेकिन उसके लिए उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। नॉट पेड फॉर सर्विस डिलीवर बाय ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। बूटा अर्न्स मनी, लेकिन शीला को पैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन बूटा पैसा कमा रहा है, विच ही स्पेंड on rearing his family. Women are not paid for their services delivered in the family. The household work done by the women is not recognized in the national income. समझ गए ना, जो वुमेन काम करती है घर में अपने परिवार के लिए, उसको आपको पैसा उससे प्रॉफिट हो नहीं रहा है, उसको आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते हैं, जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। गीता मदर ऑफ विलास earned an income by selling fish, thus women are paid for their work। अब देखिए, इस सोच के साथ देखिएगा तो एक के मदर सिर्फ खाना बना रही है, और जो बच्चा अनपढ़ था उसके मदर बाजार में फिश बेच रही है, तो वहां पर वो पैसा कमा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन सिर्फ घर का ही काम कर सकती है, वो पैसा भी कमा सकती है। दस वुमेन आर पेड फॉर दियर वर्क, their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill। और अगर उसका एजुकेशन और स्किल बढ़िया है तो वो मेल से भी बढ़िया पैसा कमा सकती है, फीमेल सब। अच्छा, मौसी के यहाँ गई है, बर्थडे है। Education help individual to make better use of economic opportunity available before him. Education and skill are major determinant of earning of individual in the market. A majority of women have meagre education and low skill performance। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। देखिए इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम है भाई कि वुमेन में उतना ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, अगर पढ़ी लिखी भी है सेम सेम भी, तो पुरुष को ज्यादा मिल रहा है और महिला को कम मिल रहा है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। महिलाओं के साथ देखते ही हूँ, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रात में किसी जाना है महिला को काम करने तो दिक्कत है। अदर सेक्टर में वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज मियाग्री। क्या है जी इसका मतलब, खोजो तो तुम। MEAGRE। employment in the sector is characterized by the irregular and low income। in this sector there is a absence of basic facilities like the मैटरनिटी लीव। जैसे देखिए महिलाओं के लिए ये सब सुविधाओं का अभाव है। मैटरनिटी लीव, बच्चा होने के बाद छुट्टी चाहिए, दे नहीं पाता है। चाइल्ड केयर भी जरूरी है। अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब कारण से महिलाएं उतना ज्यादा काम नहीं करती हैं जितना मेल लोग काम करते हैं। हाउएवर वुमेन्स विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल परफॉर्मेंस आर पेड एट पार विद द मैन। मतलब क्या है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी महिला है और स्किल उसका अगर पुरुष से अच्छा है तो ऐसा नहीं है, उसको पुरुष से ज्यादा भी पे किया जाएगा। ठीक है। Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most।
मतलब जो वुमेन है वो टीचिंग में और मेडिकल फील्ड में, डॉक्टर में ज्यादा है। सम वुमेन हैव इंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज, कुछ लोग आईएएस वाईएएस भी बनने लगे हैं। एट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज ए कैरियर। अपने दोस्तों सबसे पूछना है जो फीमेल है कि आगे चल के वो क्या पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, अपना कजन से पूछना है। यही सब दिया हुआ है। अल्प, अल्प होता है, अल्प मतलब थोड़ा पढ़ी लिखी, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा पढ़ी लिखी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, थोड़ा, अल्प। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब होता है ना कि 100 गो में कै आदमी पढ़ा लिखा है उस गांव का। Health of a person indicated by life expectancy and skill performance required by the people of the country. The quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. Literacy and healthy population area and are an asset। क्या बोल रहा है कि जिस एरिया का लिटरेसी रेट अच्छा रहेगा, जहाँ का हेल्थ कंडीशन अच्छा रहेगा, समझ गए ना। अगर लिटरेसी रेट मतलब पढ़ाई लिखाई का बढ़िया, हेल्थ बढ़िया, तो स्किल तो अपने आप बढ़िया आ ही जाएगा जहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल रहेगा। और ये तीनों चीज हो गया तो ये क्या करेगा, कंट्री को आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में फायदा पहुंचाता है। जैसे जापान और चाइना के लोग अपने देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब एजुकेशन के बारे में है। Sakal education in the initial years of his life bore him the fruits in the later year in the terms of good job and salary। मतलब जो साकाल के पिता जो गरीब थे लेकिन उसको पढ़ाया लिखाया, जो उन्होंने फल को बोया था, बाद में उनको फ्रूट खाने के लिए मिला। समझ गए, जब उसको जॉब लगा, अच्छा खासा सैलरी मिलने लगा। वी सॉ एजुकेशन वाज इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ साकाल। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, provided new aspiration and development value of life. Not only for the Sakal, education contribute towards the growth of society also। समझ गए, सिर्फ अपने परिवार का ही मदद नहीं करता है आदमी जब पैसा कमाता है पढ़ लिख के, तो वो अपने सोसाइटी को भी है ना भाई। अब सोसाइटी में क्या है, कोई आदमी राजा है आपके यहाँ का, वो चंदा दे रहा है मूर्ति बैठाने के लिए, कोई मंदिर बनाने के लिए, गली नली बनाने के लिए, गरीब बच्चा को पढ़ने के लिए, गरीबों में कंबल बांट रहा है ठंड के दिन में आके, तो ये सब क्या है, सोसाइटी को योगदान दे रहा है। और प्लस में डॉक्टर और इंजीनियर बढ़ रहे हैं तो कितना लाखों का डॉक्टर सब जान बचा रहा है। नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। और जिसका नेशनल इनकम जिस कंट्री का बढ़ने लगेगा, कल्चरल रिचनेस आएगा एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, देयर इज ए प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन। देखिए अब क्या बोल रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो बोल रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या करना चाहिए, स्पेशल फोकस देना चाहिए खास करके लड़कियों पे। समझ गए, सरकारी स्कूल में, मेनली ये सरकारी स्कूल के लिए है कि एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा पे फोकस करना चाहिए खास करके लड़कियों पे। देर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय। ऐसा व्यवस्था मतलब किया गया है नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। vocational stream have been developed to equip large number of high school students with the occupation related to the knowledge and skill। मतलब नवोदय विद्यालय से में जाओगे तो ऑप्शन मिलता है कि तुम 12th करोगे या कुछ स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करोगे, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ये सब भी दिया जाता है अगर तुमको वहां से 11 12 नहीं पढ़ना है तो। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम
151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान भारत में 1951 में लागू हुआ तो उसमें 151 करोड़ खर्चा किया गया फर्स्ट प्लान। और अभी 1 लाख करोड़ के लगभग खर्चा किया जा रहा है 2020-21 में। द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64 इन द 91-92 टू 3.1%। जैसे जीडीपी बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जितना भी पैसा भारत के लोग कमाते हैं उसका सरकार 3.1% अब एजुकेशन पे खर्चा कर रही है। पहले 0.64% जब भारत आजाद हुआ था तो खर्चा होता था। द बजटरी एस्टिमेट देखिए कुछ कोट्स लिखा हुआ है। ह्यूमन ब्रिंग ए पॉजिटिव एसेट एंड ए प्रीसियस नेशनल रिसोर्स विच नीड टू बी कैरेक्टराइज्ड, nurtured and developed with the tenderness and care coupled with the dynamism. Each individual growth presents a different range of problems and the requirements. The catalytic action of education in the complex and the dynamic growth process need to be planned meticulously on the excluded with the great sensitivity. मतलब वही एक मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में बना है उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि कैसे हम लोगों को अपना एसेट तैयार करना है नेचुरल रिसोर्स टाइप का, नेशनल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स को ढाल के उसको डेवलप करके उसका टेंडेंसी बढ़ा के उसका स्किल बढ़ा के समझ गए उसका ग्रोथ करके, यही चीज दिया हुआ है इसमें। देखिए भारत में मतलब जब भारत आजाद हुआ था तो 100 में से 25 आदमी 28 आदमी पढ़ा लिखा होता था। धीरे धीरे बढ़ता गया। आप देख रहे हो 100 में से भारत में 85 आदमी तक पढ़ा लिखा पहुंच गया है, समझ गया ना। 85 आदमी तक पढ़ा लिखा भारत पहुंच गया है। देखिए जिसमें मेल का ज्यादा है पढ़ा लिखा, फीमेल का थोड़ा सा कम है, 65 के आसपास है। ये 2018 का डाटा है। ग्राफ को देख के कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। Has the literacy rate of the population increased in इतना? In which year India has the highest literacy rate? Which literacy rate has high among the male of the? देखो जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे उसको देख के इसको आंसर कर सकते हो ना। बताओ जिसको करना घर से। क्या बोल रहा है इसमें? काउंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल एंड इन योर neighboring co-education school. Ask the school administration to provide you with the data of boys and girls studying in the classroom. Study the difference, if any, and explain for the reason in the classroom. समझ गए ना? बोल रहा है कि अपने आसपास बॉयज और गर्ल कितने पढ़ते हैं जाइए स्कूल में और काउंट कीजिए, ठीक है, और देखिए पूछिए कि ऐसा क्यों है कि इसमें मतलब पहले तो जाओ अपने आसपास में पूछो कि कितना मेल और कितना फीमेल रहता है और उसके बाद स्कूल में जाके पूछो कि कितना पढ़ रहा है, इससे क्या डिफरेंस तुम देख रहे हो, इस पे अपना विचार कलेक्ट कीजिए। as the as stated in the budget document of Union State Government, Reserve Bank of India, the expenditure on the education a percentage of GDP has declined to 2.8 in 2021। The literacy rate have increased from 18 इन 1951 टू 85% इन 2018। मतलब देखिए भारत जब आजाद हुआ था तो भारत में 100 में से 18 आदमी ही पढ़ा लिखा होता था। आज 100 में से 85 आदमी पढ़ा लिखा 2018 आते आते 2025 सोचोगे तो 90 हो जाएगा। लिटरेसी इज नॉट ओनली ए राइट। लिटरेसी क्या है? मतलब आदमी को साक्षर करना सरकार का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है और हमारा हक है। इट इज ऑल्सो ए नीड फॉर द सिटीजन
to perform their duties and enjoy their rights properly. तो इस कारण हम लोग को अपना राइट को जानना चाहिए और सरकारी स्कूल में जिसके पास पैसा नहीं है जाके पढ़ना चाहिए. However, a vast difference is noticed across different section of their population. Literacy among males is nearly 16.1% higher than the female, is about 14.2% higher in urban areas as compared to rural areas. मतलब देखिए अर्बन एरिया में क्या है कि मेल मेंबर 16.1% महिला से ज्यादा पढ़े हुए हैं और रूरल एरिया में 14.2%. मतलब कि अगर 85 को पढ़ा हुआ है मेल शहर में तो 69 को क्या हो रहा है, 69 को हो रहा है ना, 69 70 70 70. हाँ 69 को फीमेल पढ़ी हुई है. ये हो गया अर्बन एरिया में. अगर 85 को मेल अगर पढ़ा हुआ है तो गांव में थोड़ा सा रेशियो इसका कम है, उसी का बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया. एज पर 2011 के जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट वेरिड इन 94%. केरला में 100 में से 94 आदमी पढ़ा लिखा है. बिहार में 100 में से 62 आदमी, मतलब बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है पूरे भारत में. द प्राइमरी स्कूल सिस्टम, प्राइमरी स्कूल किसको बोलते हैं, 1 से 5वां क्लास तक का, हैज बीन एक्सपेंडेड टू ओवर 7,78,882 लाख इन 1900. भारत में देखिए इतना प्राइमरी स्कूल है, 7,78,882 स्कूल है सरकारी और प्राइवेट मिला के. अनफॉर्चुनेटली, फिर भी अनफॉर्चुनेटली this huge expansion on the school has been diluted by the poor quality of schooling and high ड्रॉप आउट रेट. मतलब क्या है कि इतना ज्यादा 7 लाख 8 लाख प्राइमरी स्कूल लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिक्लाइन कर रहा है और प्लस में 5वीं के बाद बच्चे छठा में एडमिशन नहीं ले रहे हैं. सर्व शिक्षा अभियान is the significant step towards providing elementary education to all children in age group of 6 to 14 years by 2010. मतलब 2010 में ऐसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसा आया है कि पहला से लेकर 10वां तक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा होगा सरकारी स्कूल में सरकार की तरफ से. इट इज ए टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सर्व शिक्षा अभियान किसका स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी ऑफ द अचीविंग द गोल्स ऑफ द यूनिवर्सलिज्म ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. along with it bridge course and the back to school camp have been initiated to increase the enrollment in the elementary education. मतलब ऐसे लोग को भी अब एडमिशन दिया जा रहा है जो काफी पहले 5वीं के बाद 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं. मिड डे मील, सरकारी स्कूल में जो भोजन मिलता है लंच में, उसका व्यवस्था किया गया है ताकि जो गरीब बच्चे हैं अनकरेज अटेंडेंस रोज स्कूल आए और वहाँ पे भोजन ग्रहण करें और उनको न्यूट्रिशन भी मिलता रहे और पढ़ाई भी मिलता रहे, तो वो हेल्दी भी रहेंगे और एजुकेटेड भी रहेंगे. दिस पॉलिसीज कुड एडेड टू द लिटरेसी पॉपुलेशन. तो यही सब स्कीम के कारण भारत 18%, 100 में 18 आदमी 1991 में पढ़ा लिखा था, आज 85% तक पहुंच गया है. द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23% इज 27%. देखिए 85% आदमी तो भाई 10वां तक पढ़ ले रहा है, 100 में 85, लेकिन हायर एजुकेशन 100 में से 27% को ही मिल रहा है. 100 में 27 लोग ही आगे की पढ़ाई कर रहे हैं 19-20 की डाटा के अनुसार, which would be broadly in line with the world average. मतलब एक्चुअल में वर्ल्ड का भी एवरेज उतना ही है हायर एजुकेशन में. भारत हायर एजुकेशन में पीछे नहीं है किसी कंट्री से. The strategy focus on increasing access, quality, adaptation of state-specific curriculum, modification, vocationalization, networking on the use of information technology. There is also focus on distance education, coverage of formal and non-formal distance and IT education institution. मतलब यही चीज बता रहा है कि भारत में भी विभिन्न प्रकार के पढ़ने का व्यवस्था किया गया है. रेगुलर एजुकेशन, स्कूल में जाके पढ़िए, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं जाना है
स्कूल, तो बिना स्कूल जाए परीक्षा दीजिए घर पे पढ़ के, तो उसको डिस्टेंस एजुकेशन। 10वीं के बाद ट्वेल्थ करना है तो वो रेगुलर में आएगा। तो उसके बाद अगर मान लीजिए कि गाड़ी बनाने के लिए सीखना है तो आईटीआई करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको स्किल डेवलपमेंट वाला बोलेंगे। कुछ स्किल उसको दे दीजिए, कंप्यूटर का कुछ कोर्स सिखा दीजिए, तो वो सब आईटी एजुकेशन भी दिया जा रहा है अब बच्चों को। देखिए एक टेबल यहाँ पे दिया गया है। यूजीसी एनुअल रिपोर्ट 19-20 एंड सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एनुअल रिपोर्ट इतना नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इनरोलमेंट एंड फैकल्टी। 1900 देखिए, भारत में 1950-51 में 750 कॉलेज था, 30 यूनिवर्सिटी था, 2-2.5 लाख आदमी पढ़ते थे, 24,000 टीचर थे। आज में देखिए 1920 में 44,000 से ज्यादा कॉलेज है, 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, 38 लाख से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं और 12 लाख से ज्यादा टीचर हैं। तो भारत देखिए कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंच गया। ठीक है ना, इस डाटा को भी ध्यान से पढ़ना है। तो आज का क्लास यहीं तक होगा, ठीक है ना। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर का पढ़ाई, समझ गए ना। तो चलो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है।